हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं आयकर अधिनियम 1961। कौन सा? आयकर अधिनियम 1961 को हम क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं। तो आयकर अधिनियम 1961 में हम कुछ चीज़ों को हम पढ़ चुके थे। कहाँ तक पढ़ चुके? तो हम पढ़ चुके थे जो उधार ली गई या जो हुंडी थी, क्या बोलते? उधार ली गई जो राशि उसको क्या हुंडी बोलते हैं। तो उधार ली गई राशि या जो क्या हो, उधार लेने वाला या उधार जो दी गई है या उधार जो जो क्या है, जो कोई व्यक्ति किसी के पैसों को क्या करता, वापस करता है, तो उसको क्या माना जाएगा? उसको कुल आय में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब इससे आगे हमको पढ़ना है। अब इससे आगे देखना है कि टैक्स में छूट किससे संबंधित, जो टैक्स में छूट मिलेगी। सरकार क्या करती है, कुछ ऐसी चीज़ें लेके आती है जिनमें बोलती है कि अगर आप लोग क्या करते हैं, इस पर यदि आप इन्वेस्ट करेंगे या इसमें आप पैसे देंगे तो आपको क्या होगा, आपको जो टैक्स लग रहा है उससे क्या होगी, आप छूट पाएंगे। वो आपको क्या होगा, टैक्स नहीं भरना होगा या क्या होगा, कुछ भरना होगा। तो जिस चीज़ों से नहीं भरना होगा, तो कुछ चीज़ें हैं जिनमें क्या, यदि उन पर टैक्स है तो उन पर क्या टैक्स नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक एक करके क्या करते हैं, समझते हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट धारा हमको पढ़नी है, धारा 80। धारा हम पढ़ने वाले हैं 80। कौन सी? धारा 80। धारा 80 में क्या है? धारा 80 इसी के बारे में बताती है कि टैक्स में छूट से जो संबंधित है, क्या टैक्स में छूट से संबंधित क्या क्या टैक्स से किन चीज़ों पर टैक्स नहीं लगेगा, किस चीज़ों पर क्या होगा, टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स में छूट से संबंधित टैक्स में छूट से संबंधित है। क्या क्या टैक्स से छूट से संबंधित है? तो इसमें हमको क्या देखना है, इसमें हमको देखना है कि जो ये धारा है इसमें ये क्या करती है, छूट का प्रावधान करती है। जब छूट का प्रावधान करती है तो कितना अधिकतम होगा, कुछ न्यूनतम होगा। तो कितना अधिकतम क्या कर सकते हैं, छूट मिल सकती है, कितनी अधिकतर छूट मिल सकती है। तो इसमें लिखेंगे अधिकतम कितने टैक्स की छूट मिल सकती है। क्या करेंगे, इसमें देखेंगे तो अधिकतम कितने टैक्स की छूट मिल सकती है। तो कितनी? तो लिखेंगे अधिकतम कितने टैक्स की छूट मिल सकती है, तो लिखेंगे कितने, मैक्सिमम अधिकतम कितने, 1.5 लाख, कितने, 1.5 लाख, 1.5 लाख। डेढ़ लाख तक की क्या हो सकती है, अधिकतम छूट मिल सकती है। क्या हो सकती है, अधिकतम छूट मिल सकती है। और कहाँ कहाँ पे छूट मिल सकती है, कहाँ कहाँ पर छूट मिल सकती है? जैसे हम क्या करें, कोई बीमा है तो बीमा में जो किस्त कटती है, क्या होती है, जो बीमा में जो किस्त कट के जाती है उस पर क्या होगा, तो उससे क्या होगा, हमें छूट, उसमें क्या टैक्स नहीं भरना होगा। क्या होगा, उसमें टैक्स नहीं भरना होगा। कोई होम लोन ले रहा है तो उसकी किस्त जा रही है तो उसमें भी क्या है, टैक्स नहीं भरना होगा। जो पीपीएफ जो फंड होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, यदि पैसा दे रहे हैं तो भी हमको क्या करना होगा, टैक्स नहीं भरना होगा। कोई एनपीएस है, क्या कोई एनपीएस है, नेशनल पेंशन जो सिस्टम है, क्या होता है, नेशनल जो पेंशन सिस्टम होता है, उसमें क्या, यदि आप पैसे दे रहे हैं तो उसमें भी ये क्या होगा, आपको टैक्स नहीं भरना होगा। या कोई जो म्यूचुअल फंड है उसमें भी क्या कर रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं तो भी आपको क्या होगा, टैक्स नहीं भरना होगा। तो देखते हैं तो किस किस में आपको टैक्स में छूट है। बीमा में, किसमें, कोई बीमा करवा रखा हो आपने, बीमा, कोई होम लोन हो, क्या हो, कोई होम लोन हो, कोई क्या हो, जैसे कोई क्या ट्यूशन फ़ी हो, क्या ट्यूशन फ़ी भी लिखी हुई है, क्या ट्यूशन फ़ी, TUITION, ट्यूशन फीस,
क्या होती है, जो ट्यूशन फ़ी होती है उसमें भी क्या होगा, या कोई क्या हो, कोई पीपीएफ हो, क्या हो, कोई पीपीएफ हो, क्या कोई पीपीएफ फंड हो, क्या कोई पीपीएफ फंड हो, कोई एनपीएस फंड पेंशन हो, क्या हो, कोई एनपीएस हो, या कोई क्या म्यूचुअल फंड हो, क्या हो, म्यूचुअल फंड। तो इनमें क्या होगा, इन पर क्या होगा, इन पर आपको क्या होगा, टैक्स नहीं भरना होगा। क्या होगा, इन पर आपको टैक्स नहीं देना होगा यदि इन चीज़ों पर आप क्या करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं। तो आपको क्या होगा, आपको टैक्स से राहत मिले। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट धारा है हमारी धारा 80D। धारा 80D या 80 घा पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, 80 घा। तो इसमें क्या लिखा है, स्पेशल लिखा हुआ है इसमें कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई स्वास्थ्य बीमा कैसा, जो स्वास्थ्य बीमा के आधार पर क्या कर सकता है, टैक्स में छूट का प्रावधान। इसमें क्या है, यदि कोई क्या करता है, स्वास्थ्य बीमा करवाता है तो उसको क्या होगा, टैक्स में छूट मिलेगी। क्या होगा, उसको टैक्स में छूट मिलेगी। किस पर, स्वास्थ्य बीमा पर। किस पर, स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा के आधार पर, स्वास्थ्य बीमा के आधार पर किस पर, टैक्स में छूट। किस में, टैक्स में छूट। किस में, टैक्स में छूट का प्रावधान। किसमें, टैक्स में छूट का प्रावधान। तो इसमें यदि कोई क्या करता है, इसमें क्या है कि यदि कोई क्या करता है, जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, यदि कोई हेल्थ इंश्योरेंस किसी व्यक्ति ने ले रखा है, क्या किया है, किसी व्यक्ति ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, वह क्या करता है, वो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या करता है, किस्तों को जमा करता है। क्या करता है, किस्तों को जमा करता है। तो इस आधार पर क्या होगा, उसको जो आयकर जो होगा, जो टैक्स होगा, उसमें क्या हो सकती है, छूट मिल सकती है। क्या हो सकती है, उसमें उसको छूट मिल जाएगी। तो क्या होगा, उसको इसमें छूट मिल जाएगी। तो किस में, यदि किसने उसने क्या ले रखा है, क्या ले रखा है, उसने स्वास्थ्य बीमा ले रखा है। क्या किया, कौन सा बीमा, स्वास्थ्य बीमा। यदि उसने स्वास्थ्य बीमा ले रखा है तो उसको क्या होगा, तो उसको छूट मिल जाएगी। किसकी मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। तो उसको किसमें, टैक्स में छूट मिल जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा 80E। धारा 80E, ये सारी की सारी धारा 80 वाली किससे, छूट से ही संबंधित है। किससे, छूट से ही संबंधित है। 80 में क्या है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, जो उच्च शिक्षा, जैसे कि क्या ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, पीएचडी हो गई, या कुछ चीज़ें और हो गई, तो यदि कोई ऐसा करता है तो हायर एजुकेशन में जाता है, तो उसके लिए हायर एजुकेशन के लिए यदि कोई क्या करता है, लोन लेता है, और लोन लेता है तो उसमें क्या, उसमें जो लोन में जो किस्त जाती है, तो उसके आधार पर क्या हो सकती है, उसको छूट मिल सकती है। किसकी, टैक्स की। तो इसमें क्या है, बच्चों की उच्च शिक्षा बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए लोन के आधार पर क्या, टैक्स में छूट का प्रावधान। टैक्स में छूट का प्रावधान। टैक्स में छूट का प्रावधान। क्या है, टैक्स में छूट का प्रावधान है। यदि कोई एजुकेशन लोन, किसी का लोन चालू है, कैसा एजुकेशन लोन चालू है, और उसको क्या है, किस्त भरता है, वो क्या करता है, किस्त भरता है, तो इस आधार पर क्या हो सकता है, उसको टैक्स में छूट मिल जाएगी। क्या होगी, उसको टैक्स में छूट मिल सकती है। क्या हो सकती है, उसको टैक्स में छूट मिल सकती है।
अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट धारा है हमारी कौन सी, धारा 80G। कौन सी, धारा 80G। कौन सी, धारा 80G। धारा 80G में क्या है, धारा 80G, धारा 80 क्या है, जो यदि कोई क्या करे, डोनेशन दे, क्या डोनेशन, दान देने पर क्या टैक्स में छूट। तो अगर यदि हम क्या करें, दान देते हैं, क्या करते हैं, दान देने पर क्या होते हैं, दान देते हैं, क्या करते हैं, दान देने पर, दान देने पर टैक्स में छूट, टैक्स में छूट क्या करते हैं, यदि हम किसी चीज़ में क्या करते हैं, दान करते हैं, तो दान कहाँ कहाँ कर सकते हैं, टैक्स में छूट। तो दान हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किसी मंदिर में हम दान कर सकते हैं, या कोई क्या हो, कोई चैरिटी हो, कोई संस्था हो, कोई धार्मिक स्थान हो, कोई आश्रम हो, या कोई ट्रस्ट हो, तो इन जगह पर हम क्या कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। और जो चैरिटी है, जो संस्था में क्या आ सकता है, जैसे कोई वृद्धाश्रम हो गया, कोई अनाथ आश्रम हो गया, जैसे जैसे कि प्रधानमंत्री राहत कोष योजना चल रही है, तो इनमें यदि हम क्या करते हैं, दान करते हैं, क्या करते हैं, दान करते हैं, तो क्या होगा, तो हमको क्या होगा, तो हमको टैक्स से छूट मिल जाएगी। तो किस किस में, यदि 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 कोई क्या करता, धार्मिक या कौन सी चैरिटी संस्था, कौन सी चैरिटी संस्था में दान देता है, तो वह इस आधार पर किस पर, दान के आधार पर क्या कर सकता है, टैक्स में छूट पा सकता है। क्या टैक्स में छूट ले सकता है, क्या कर सकता है, टैक्स में छूट ले सकता है। जैसे अब धार्मिक में लिखिए कि धार्मिक में क्या क्या हो जाएगा, धार्मिक में क्या क्या आ जाएगा, धार्मिक में क्या आ जाएगा, कोई मंदिर हो जाएगा, कोई जो आश्रम हो गया, क्या कोई आश्रम जो क्या शिक्षा संस्थान, जो आश्रम हो, धर्म से रिलेटेड आश्रम हो गया, कोई ऐसी क्या ट्रस्ट हो गया, धर्म से रिलेटेड ट्रस्ट, बड़े बड़े मंदिरों का ट्रस्ट होता है, या कोई अन्य धार्मिक। तो इतने ठीक हैं। और किसमें, और देखते हैं इसमें कि जो कोई संस्था है, कोई संस्था यदि है, तो संस्था में क्या क्या है, संस्था में क्या क्या आएगा, इसमें क्या क्या आ जाएगा कि कोई वृद्धाश्रम है, क्या कोई वृद्धाश्रम हो गया, कोई अनाथ आश्रम हो गया, जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष हो गया, क्या प्रधानमंत्री राहत कोष हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये संस्थाएं हैं, ये क्या है, ये संस्थाएं हैं। इन पर यदि हम क्या करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, इन पर क्या करते हैं, देते हैं, इनमें भरते हैं पैसा, तो क्या होगा, हमको छूट मिल जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट धारा है हमारी कौन सी, धारा 116। नेक्स्ट धारा हमको पढ़ना है, धारा 116, धारा 116, धारा कौन सी, धारा 116। धारा 116 में क्या है, धारा 116 में क्या है, जो आयकर जो प्राधिकारी होता है, तो आयकर प्राधिकारी का वित्त मंत्रालय के अधीन होना, किसके अधीन होना, इसमें बताया गया कि जो आयकर जो प्राधिकारी है वो किसके अधीन होगा। तो इसमें बताया गया है कि 116 में कि जो आयकर जो प्राधिकारी या जो अधिकारी हैं वो किसके अधीन होंगे, वित्त मंत्रालय के अधीन होंगे। तो इसमें क्या बताया, आयकर प्राधिकारी का किसके अंतर्गत, वित्त मंत्रालय
वित्त फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधीन होना, के अधीन होना, वित्त मंत्रालय के अधीन होना। तो ये आपको समझ आए। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर, धारा 17, धारा 117, धारा 117। ये थोड़ा बड़ा एक्ट है, इसमें टाइम लगेगा, हो सकता है कल ये समाप्त हो जाए, कोशिश करेंगे कि इसको कल समाप्त कर दें। तो क्या है धारा 117, धारा 117 में क्या है, धारा 117 में जो आयकर जो अधिकारी हैं, जो आयकर प्राधिकारी हैं, इनकी नियुक्ति बताई गई है कि जो आयकर जो प्राधिकारी हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो आयकर अपराधिकारियों आयकर प्राधिकारियों की नियुक्ति, आयकर प्राधिकारियों की नियुक्ति तो देखें कौन करेगा, तो कौन करेगा, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो कौन करेगा इनकी नियुक्ति करेगा कौन, केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगी, केंद्र सरकार क्या करेगी, इनकी नियुक्ति करेगी। ये समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर, और नेक्स्ट धारा देखते हैं 159, 159, धारा 159, धारा 159, धारा 159 में क्या है, धारा 159 बताती है कि यदि कोई व्यक्ति क्या हो, जो लोन लिया हो और उसकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, क्या हो जाए, मर जाए, जो इस व्यक्ति ने क्या किया है, जो क्या, सॉरी लोन बोल दिया, जो क्या टैक्स भरता है, क्या होता है, जो व्यक्ति क्या करता है टैक्स भरता है, उस व्यक्ति की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, क्या हो जाए, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो क्या होगा, यदि उस व्यक्ति की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए तो क्या होगा, इसमें एक धारा में बताया गया। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो यदि जो क्या है, जो निर्धारित क्या बोलते हैं, निर्धारित जिस पर क्या हो, टैक्स लगाया जाता है, निर्धारित की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो क्या होगा, मृत्यु हो जाए तो क्या होगा, यदि मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा। तो जैसे क्या है, तो जब मृत्यु हो जाएगी तो उसके नाम पे जो कंपनी या जिस चीज़ का वो टैक्स भर रहा होगा, तो वो किसके नाम पर स्थानांतरित हो जाएगी, तो वो क्या, जो उसका वारिस होगा, जो उसका क्या होगा, जो उसका उत्तराधिकारी होगा, क्या होगा, जो उसका उत्तराधिकारी होगा उसके पास पहुंच जाएगी। तो फिर टैक्स भी कौन भरेगा, जब उसके नाम पे हो गया, वो उसका लाभ लेगा, तो टैक्स भी कौन भरेगा, जो उसका उत्तराधिकारी होगा। तो कौन टैक्स भरेगा, उत्तराधिकारी भरेगा। तो इसमें क्या हो, तो इसमें लिखे कि पहले टैक्स लगेगा कि माफ़ हो जाएगा, तो इसमें क्या, टैक्स माफ़ नहीं होगा, टैक्स माफ़ नहीं होगा, टैक्स क्या होगा, माफ़ नहीं होगा। और कौन भरेगा, टैक्स कौन भरेगा, उसका जो निर्धारित का जो क्या होगा, जो उत्तराधिकारी होगा, कौन, जो निर्धारित का कौन, जो उत्तराधिकारी, निर्धारित का कौन, उत्तराधिकारी कौन, निर्धारित का जो उत्तराधिकारी होगा वो क्या करेगा, वो टैक्स भरेगा, वो क्या करेगा, वो टैक्स भरेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। नेक्स्ट धारा है हमारी, नेक्स्ट धारा क्या है, नेक्स्ट धारा है 176, धारा 176, धारा 176 में क्या है कि जो व्यापार क्या है, जो व्यापार बंद हो चुका है, जो कोई कंपनी बंद हो चुकी है, जो कारोबार बंद हो चुका है, उसके बारे में प्रावधान दिया गया है। किसके बारे में, बंद किए गए व्यापार के संबंध में प्रावधान क्या, प्रावधान, ये इतना याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट धारा है हमारी धारा 178, धारा
178 में क्या है कि यदि कोई कंपनी क्या हो जाती है, अब देखते हैं धारा 194B। इसमें क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को क्या है लॉटरी लादी लगती है तो उसको क्या वह टैक्स देगा या नहीं देगा। तो इसमें बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति को क्या लॉटरी लगती है, क्या लगती लॉटरी लगती है तो क्या करेगा, तो वह टैक्स क्या करेगा, टैक्स देगा। क्या करेगा, तो वह क्या करेगा, टैक्स देगा। तो कितने में टैक्स देगा, कितना देगा, यदि उसको क्या है, उसको जो लॉटरी है, वो जो लॉटरी लगती है वो कहाँ तक की, यदि लॉटरी में जीती गई राशि वो कितनी 10,000 तक की है, क्या 10,000 तक की है, तो क्या होगा, उसको टैक्स नहीं भरना होगा। क्या टैक्स नहीं भरना होगा। यदि 10,000 से क्या है, इससे क्या है ज़्यादा है तो उसको क्या होगा, टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने, अब बाकी जो होगी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।